हे गाइस, कैसे हो तुम लोग सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड एवरीवन इज फाइन। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का, जहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी 4 वीडियोस इसके बनाए हैं। ये खासकर एचएससी क्लास 11 वालों के लिए पोर्शन है, जहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आप लोग को मैथ्स 1 में मिलेगा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसके अगर आप लोग ने 4 वीडियो अब तक देखे नहीं है तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा, जहां पे हम लोग ने सारे चीजें जो बेसिक जरूरत होती है इस चैप्टर को समझने के लिए एंड आगे के जितने भी चैप्टर्स को समझने के लिए, वो सारी चीजें मैंने वहां पे डाल दी है। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, खासकर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, समथिंग कॉल्ड एज द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये जो पढ़ा था हम लोग ने पिछले साल में, तो हम लोग फिर से इसको क्यों दोहरा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क मेंसुरेशन चैप्टर में आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में था। तो ये टॉपिक आप लोग ने अगर पहले से ही पढ़ा है तो आप लोग को ये थोड़ा इजी जा सकता है। बट अगर आप लोग ने ये चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं था, पिछले साल आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में स्किप किया था, तो थोड़ा सा आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। टुडे विल बी आवर फाइनल वीडियो, टुडे विल बी आवर फाइनल सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर एन अनदर चैप्टर एज वेल। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर का लास्ट यहाँ पे टॉपिक, एंड दैट विल बी आर्क एंड सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आएगा बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है शायद सभी लोगों को पता है बच्चों, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में सेक्टर क्या था मैं हम लोग ने बताया था। बट फिर भी यहाँ पे हम लोग जो सेक्टर बात करने वाले, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जैसे हम लोग ने पिछले साल भी किया था। बट सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूं, अगर एरिया ऑफ द सेक्टर आप बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला तो पता है सर, हम लोग ने किया था, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, वी स्टिल रिमेंबर। तो फुल मार्क्स बच्चों आप लोग ने बराबर बोला है। सो व्हाई आर वी स्टडीइंग दैट अगेन? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। एरिया ऑफ अ सेक्टर जो आप लोग ने पिछले साल पढ़ा था, उसमें थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर में जो थीटा था वो थीटा डिग्रीज में था। तो याद है ना, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड तक तो रेडियंस का कभी नाम तो सुना ही नहीं होगा, तो आप लोग ने जो भी पढ़ा था वो सब डिग्रीज में था, इसलिए दैट फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू व्हेनेवर योर थीटा इज इन डिग्रीज। बट व्हाट विल हैपन, अगर आपका थीटा जो होगा वो रेडियंस में हो तो आप क्या करोगे, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, कि एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला एंड लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला होगा, उसमें थीटा अगर डिग्रीज के जगह पे रेडियंस देंगे तो फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ेगा। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप यही फॉर्मूला को समझोगे, वो पिछले वाले सारे फॉर्मूले 10th स्टैंडर्ड के खत्म हो गए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल बच्चों, ताकि मैं आप लोग को कंपैरिजन बता सकूं। चाहो तो मैं आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला भी दे सकता था, बट मैंने सोचा कि आप लोग को बता ही देता हूं कि कैसे करना है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर भी यहां पे ना बच्चा मैंने एक सर्कल लिया है एंड उसके बाद में मैंने एक सेक्टर लिया है। सर्कल तो पूरा सर्कल होता है, सेक्टर मतलब एक सर्कल का टुकड़ा होता है, जो हम लोग पिज्जा खाते हैं ना, तो एक टुकड़ा होता है, वैसे सेक्टर होता है। तो यहां पे बच्चों एंगल है एंड यहां पे मैंने एरिया निकाला है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है। अब आप बोलोगे 360 डिग्री, नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे 360 डिग्री बोलने के वजह से हम एंगल डिग्रीज में कंसीडर कर रहे हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस इन रेडियंस। तो मुझे बताओ बच्चों 360 डिग्रीज मतलब कितना रेडियंस होता है। स्टैंडर्ड एंगल है, आपको कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं, पता होना चाहिए कितना है, 2 पाई रेडियंस। फैंटास्टिक। तो अगर सर्कल का एंगल 2 पाई है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है, सभी लोगों को पता है, बराबर है ना। व्हेनेवर अ सर्कल हैज एन एंगल व्हिच इज एंटायरली द एंगल ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई रेडियंस, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो अगर सेक्टर का मुझे यहां पे एंगल निकालना है, जो कि हम थीटा मानते हैं, तो हमारा एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी कॉल्ड एज ए, एंड यही ए का वैल्यू हमें निकालना है। बड़ा सिंपल है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जस्ट अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूनिटरी मेथड बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पाई अपॉन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए, बिकॉज दोज आर ऐसे लिंक्ड एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो 2 पाई अपॉन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए। अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो आपको सिर्फ ए को वहां पे शिफ्ट करके बाकी सारी चीजें यहां पे लानी है, काम खत्म हो गया। तो यहां पे अगर आप लोग देख सकते हो ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 2 पाई, रेसिप्रोकल बन जाएगा। एंड चेक करो बच्चों यहां पे कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं क्या, तो अगर आप लोग देख सकते हो पाई एंड पाई गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर, तो आप लोग को ए का वैल्यू मिलेगा, वो क्या है, पाई पाई कैंसिल होने के बाद ऊपर बचेगा आर स्क्वायर थीटा
नीचे बचेगा हाफ, तो यहां पे हो जाएगा बच्चा हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस। अगर डिग्रीज में होता क्या तो फॉर्मूला पता है आप लोग को, एक बड़ा फॉर्मूला था, अभी रेडियंस में है तो आपका यही फॉर्मूला होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो प्लीज नोट डाउन करना बच्चों ये फॉर्मूला, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ द आर्क। ये भी हम लोग को पिछले साल में था। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था बच्चों, द लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 ही था, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर के जगह पे 2 पाई आर था, बिकॉज हम लेंथ मतलब सरकमफरेंस के साथ रिलेट करते थे। जिसने जिसने 10th में पढ़ाई किया उसको पता है। बट आज हम लोग यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला को समझने वाले हैं, व्हेन थीटा विल बी इन रेडियंस। इसका भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द टेबल वंस अगेन। तो इस बार भी हम लोग यहाँ पे सर्कल कंसिडर करेंगे, बट इस बार सर्कल के बाद में वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर सेक्टर ओवर हियर, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आर्क के बारे में। तो यहां पे सर्कल एंड आर्क होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से एंगल की बात होगी एंड यहां पे लेंथ की बात होगी। तो यहां पे हम लोग ने एंगल के बाद में लास्ट टाइम क्या किया था, एरिया किया था। तो एरिया हम लोग को जरूरत थी बिकॉज हम लोग ने एरिया यहां पे फाइंड किया था। अभी हम लोग को लेंथ की जरूरत है, तो यहां पे हम लोग लेंथ लिखेंगे। तो सर्कल का एंगल कितना होता है सबको पता है, 2 पाई रेडियंस होता है। जब सर्कल का पूरा 2 पाई रेडियंस कवर होता है तो उसका टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होता है, द लेंथ ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इट्स सर्कमफरेंस, इसलिए यहां पे 2 पाई आर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। बट अगर आर्क का लेंथ निकालना है तो आर्क का एंगल कितना होता है, सबसे पहले हम आर्क का एंगल कंसीडर करेंगे थीटा। मतलब जो आर्क होता है इंटरसेप्टेड आर्क, वो जाहिर सी बात है उसने कोई सेंट्रल एंगल कवर तो किया रहेगा थीटा। तो जब वो थीटा होता है तो सभी लोगों को पता है कि लेंथ क्या होगा, तो लेंथ को आप एल भी बोल सकते हैं, एस भी बोल सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में लेंथ ऑफ द आर्क को एस करके डिनोट किया है, इसलिए हम कैपिटल एस ही ले रहे हैं। वैसे मैंने काफी सारे टेक्स्ट बुक्स में देखे उसको एल भी लिखा है, तो नॉट अ बिग डील। बट आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, अगर आप लोग अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे आपको कैपिटल एस करके मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई टुक दैट थिंग। तो यहां पे एस, अब आप लोग देख सकते हैं फिर से द सेम फॉर्मूला, 2 पाई डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एस का वैल्यू निकालना है जो कि लेंथ ऑफ द आर्क है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इट विल बिकम एस इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। एंड आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा कैलकुलेशन में कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 पाई गेट्स कैंसल्ड एंड आपके पास सिर्फ बचता है आर थीटा। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर थीटा विल बी द फॉर्मूला। एंड आई थिंक दिस फॉर्मूला इज फार मोर इजियर देन द फॉर्मूला जो हम लोग ने 10th में पढ़ा था बच्चों, वो तो बहुत ही बड़ा था। तो आप लोग ने यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में पढ़ लिया है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, हाफ आर स्क्वायर थीटा, एंड लेंथ ऑफ द आर्क तो उससे भी ज्यादा इजी है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आप लोग ने अगर नोट डाउन किया है तो आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे। द थर्ड टॉपिक इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एस, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एस जो कि मतलब लेंथ ऑफ द आर्क है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये रिलेशन क्यों निकाला जाता है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि एरिया ऑफ अ सेक्टर में हाफ आर स्क्वायर थीटा था एंड एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क में आर थीटा था। अगर एग्जाम में उन्होंने थीटा का वैल्यू ही ना दिया हो तो, एंड अगर उन्होंने आपको एरिया देके रखा है एंड एस निकालने बोला हो, एंड अगर एस देके रखा है तो ए निकालने बोला हो, तो इन दोनों का भी तो रिलेशन पता होना चाहिए ना। तो बड़ा इजी हो जाता है, सिंपल चीजें हो जाती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो हमने देखा बच्चा a इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे बच्चा a इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ा स्प्लिट कर सकता हूं, मतलब कैन आई राइट इट एज हाफ मल्टीप्लाइड बाय आर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर थीटा था। तो आर स्क्वायर थीटा में से एक आर को मैंने बाहर रखा एंड दूसरे आर को बाहर रखकर उसको थीटा के साथ रखा। क्या मैं ऐसा स्प्लिट कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। अब ऐसा मैंने क्यों किया होगा आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, बिकॉज वो आर थीटा देखो मैंने यहां पे हाईलाइट क्यों किया है, बिकॉज आर थीटा का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो व्हाट हैपेंस इज a इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय आर थीटा जो है उसके जगह पे मैंने वहां पे s डाल दिया है। एंड आप लोग देख सकते हो आप लोग का एरिया एंड आपका लेंथ ऑफ द आर्क का एक रिलेशन मिल गया आप लोग का, एक ब्यूटीफुल रिलेशन, दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द आर्क। सिंपल है। तो अगर ये भी फॉर्मूला आप लोग को पता चल जाता है तो आप एरिया के वजह मतलब एरिया के
अगर आप लोग को एरिया देखे रहेगा तो आप लोग एस निकाल सकते हो एंड वाइस वर्सा। बट हाँ, आर की जरूरत पड़ने ही वाली है, तो रेडियस नहीं दिया है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपको रेडियस ना दे। तो एवरी क्वेश्चन विल डेफिनेटली कंसिस्ट ऑफ अ रेडियस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये तीनों फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना बच्चा, ए का, एस का एंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड एस। अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों द एक्सरसाइज 1.2 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, एंड इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। उस 10 क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, वो 10th क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन से कंप्लीटली मैच करता है, टेक्स्ट बुक में देखो। इसलिए मैंने 10th क्वेश्चन आप लोग को खुद के ऊपर दे दिया, छोड़ दिया आप लोग के ऊपर। मैं सिर्फ 9 क्वेश्चंस लेने वाला हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। गिवन ही जीवन है बच्चों, सारे गिवन जो है वो आप लोग निकाल दो, यहां पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने को बोला है, मतलब एस का वैल्यू निकालने बोला है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, यहां पे तो कहानी में ट्विस्ट है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है एंड थीटा का वैल्यू 108 डिग्रीज है। क्या यहां पे ये फॉर्मूला जो आज हम लोग ने पढ़ा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पे हम लोग का 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला चलता है, बट अभी 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, तो वी हैव टू यूज दिस विद द हेल्प ऑफ द रेडियंस। तो इसके लिए आपको थीटा का वैल्यू जो है 108 डिग्री, उसको आपको पहला रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों की जब थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्रीज होता है तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई बाय 180 से करते हैं। तो यहाँ पे 108 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम रेडियंस। ये सारे चीजें हम लोग ने पहले भी पढ़ाई की है बच्चों। तो यहाँ पे 108 और 180 ये दोनों भी टेबल में जाते हैं बच्चों, रेस्पेक्टिव टेबल में। आई गेस 36 के टेबल में जाते हैं। तो 36 3s are 108 एंड 36 5s are 180, तो 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस मिलेगा, इतना ही रख सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर बच्चों, यहाँ पे s का वैल्यू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बोला है, तो s इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, जहां पे r का वैल्यू 15 है एंड आपका थीटा का वैल्यू 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस मिला है। यहां पे आप लोग देख सकते हो 5 के टेबल में 15 जाएगा, 5 1s are 5 3s are एंड 3 3s are 9 होगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9 पाई। एंड क्योंकि उन्होंने हमें लेंथ ऑफ द आर्क बोला है एंड यूनिट सेंटीमीटर ऑलरेडी बोला है, तो आंसर विल बी 9 पाई सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू जरूरत नहीं है कि 3.14 डालो, कोई जरूरत नहीं है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 9 पाई सेंटीमीटर एंड यू कैन फाइनली राइट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज 9 पाई सेंटीमीटर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो था कि नहीं बच्चा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। समझने की कोशिश करते हैं। द सेकंड वन, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। जो चीज देखे रखा है उसको लिख के रखते हैं एंड उसको डायग्राम बना के देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। लेंथ ऑफ द आर्क बोला है विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। बाप रे, ये क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम बनाना तो ऑब्वियसली जरूरी ही था। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड। एक कॉर्ड को कट करता है एक आर्क एंड वो कॉर्ड का लेंथ जो है वो आपके रेडियस के साथ इक्वल है। इसका मतलब है कि बच्चों अगर मैंने यहां पे ना ए करके रेडियस बना दिया एंड अगर ओ बी करके रेडियस बना दिया एंड ए एंड बी को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया ना बच्चों, तो वो ए बी जो आप लोग को कॉर्ड मिल रहा है वो आपके रेडियस मतलब 9 सेंटीमीटर का है, उसके साथ मैच करेगा। उन्होंने खुद बोला है द कॉर्ड इज एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब होता है बच्चों OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB एंड ऑल आर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो जरा अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखो एंड पता करो बच्चों, यहां पे जो ट्रायंगल अंदर आप लोग को मिला है OAB, वो सारे के सारे साइड्स 9 सेंटीमीटर होने की वजह से व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इट फॉर्मिंग? एब्सोल्युटली बच्चा, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमें क्या पता है कि व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है कि उसके सारे एंगल सेम होते हैं जो कि 60 डिग्री होता है। इसके वजह से क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल AOB इज इक्वल टू है ना ऊपर का वो थीटा, वो आप लोग को 60 डिग्री मिल जाएगा। इसका रीजन है एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड एक बार आपको थीटा क्या मिल गया, आपका ये डायग्राम की अभी कोई जरूरत नहीं है ना। यू कैन इजीली फाइंड आउट बच्चा S इज इक्वल टू आर थीटा के वजह से, बट अगर आप लोग को यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डालोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा, 60 मल्टीप्लाइड बाय रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करना पड़ेगा। अगर आप लोग को ये सारी चीजें नहीं करना है, स्टैंडर्ड एंगल पता होगा कि 60 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 3, तो और भी अच्छा है बच्चों, बेस्ट होगा। तो दिस विल बिकम बच्चा पाई अपॉन 3 रेडियंस एंड द रेस्ट इज सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। S इज इक्वल टू आर थीटा
तो r का वैल्यू यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 3 होगा। 3 के टेबल में 9 जाता है, 3 1 जा 3 3 जार, एंड इसके वजह से आपको यहाँ पे मिलेगा 3 पाई सेंटीमीटर, एंड दैट्स हाउ यू फाइनली राइट द आंसर बच्चा। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज 3 पाई सेंटीमीटर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था बट आसान ही था। Let's go for another. Exercise 1.2 का question number 3. Find the angle in degree subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeter. Okay, क्या बोला है? Find the angle बोला है, मतलब पहली बार आपको थीटा निकालने को बोला है, एंड उन्होंने बोला है subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter. मतलब इस बार आपको लेंथ देके रखा है एंड आपको रेडियस भी देके रखा है, थीटा निकालने बोला है। डज दैट मेक दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट वन? सवाल ही नहीं उठता। यहां पे तो उल्टा ये क्वेश्चन उल्टा ज्यादा इजी हो गया। कैसे समझा देता हूं। लेंथ और रेडियस देके रखा है, r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, एंड इस बार s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर देके रखा है। हमें पता है बच्चों s का फॉर्मूला होता है r थीटा, जहां पे s का वैल्यू 15 पता है एंड r का वैल्यू 25 पता है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है तो 15 और 25 मतलब 25 को वहां पे लेके जाऊंगा तो थीटा विल बिकम 15 डिवाइडेड बाय 25 व्हिच हैपेंस टू बी 3/5, क्योंकि 5 के टेबल में जाते हैं दोनों भी। तो थीटा इज इक्वल टू 3/5 मिल चुका है आप लोग को, बट ये फॉर्मूला ही आप लोग का जो है थीटा का रेडियंस में होगा तो ही मिलेगा बोला था, इसलिए जो थीटा आप लोग को यहां पे मिला है वो रेडियंस में मिलेगा। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इस बार उन्होंने हमें एंगल जो है वो डिग्रीज में मांगा है क्वेश्चन में, इसलिए यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 3/5 रेडियंस को अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। तो यहां पे बच्चा क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई हो जाएगा। 5 के टेबल में 180 जाता है बच्चों 36 दार, एंड 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 108 होता है। तो यहां पे आप लोग को मिलेगा कितना 108 डिवाइडेड बाय पाई मिलेगा, एंड दैट विल बी इन डिग्रीज। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो यहां पे आप लोग को फाइनल आंसर लिख सकते हैं द एंगल इज 108 अपॉन पाई डिग्रीज, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चों, बट थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। जैसे देखो ना, थीटा आप लोग को आराम से एकदम आसानी से 3/5 मिल गया था, बट फिर भी उन्होंने मांगा मुझसे क्या डिग्रीज में कन्वर्ट करो। सो डिग्रीज टू रेडियंस, रेडियस टू डिग्री, पूरा इस चैप्टर में यही पढ़ा है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एज मच एज यू कैन सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डिग्रीज को रेडियंस में एंड वाइस वर्सा कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी बड़ा आसान है, अगर आप लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ाई किया होगा पेंडुलम के बारे में। आई होप एवरीवन नोज व्हाट अ पेंडुलम इज। A pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degrees. Find the length of its path. देखो बच्चों, ये होते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये है ना रियल लाइफ एग्जांपल में यूज किए जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो पेंडुलम जो होता है लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब समझते हो बच्चों, टू एंड फ्रो घूमने को ऑसिलेशन बोलते हैं। बराबर है, 11th स्टैंडर्ड में और डिटेल में पढ़ोगे। तो जब बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोग को ना जानबूझकर एक पेंडुलम के बारे में बताया, देखो ये रहा मेरा पेंडुलम, जो मैंने पेंडुलम को इस पोजीशन से स्टार्ट किया था। पेंडुलम दिख रहा है बच्चा आप लोग को, एक स्ट्रिंग है, एक बॉब है, एंड मैंने उसको अगर रिलीज किया तो जाहिर सी बात है वो ऐसा टू एंड फ्रो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। बराबर है, तो ये ऐसा करके इधर जाएगा एंड कहीं ना कहीं तो इधर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ योर पेंडुलम विल लुक लाइक। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, यहां पे ये लेंथ है जो पूरा का पूरा वो रेडियस का काम करेगा, एंड आपका ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री है, मतलब 18 डिग्री आपका सेंट्रल एंगल बनेगा। तो कैन यू सी बच्चा, एक तरह से सेक्टर ही बन रहा है यहाँ पे। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ मतलब उसने यहां से लेकर यहां तक कितना पाथ लेंथ निकालना है आप लोग को, कितना पाथ वो गया। तो जाहिर सी बात है इधर से लेकर इधर तक जाना मतलब एक तरह से लेंथ ऑफ द पाथ मतलब लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में ही बात हो रही है। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला निकालने से पहले हम डेटा निकालते हैं। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। सबको पता है थीटा 18 डिग्री रहेगा, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 करके रेडियंस में कन्वर्ट करना। 18 के टेबल में 180 आ जाता है, तो पाई अपॉन 10 मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे वो है रेडियंस में। थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 10 रेडियंस मिलने के बाद
हम लोग को s इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे r का वैल्यू 14 है, मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 10 होगा। एंड 2 के टेबल में जा सकते हैं 7 जार एंड 5 जार, तो यू गेट 7 पाई अपॉन 5 अपना 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर में मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 7 पाई अपॉन 5 को आप लोग क्या कर सकते हो, इधर अगर आप लोग देखोगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय पाई में पिछले वाले में हम लोग ने पाई का वैल्यू डाला नहीं था, तो इधर मैं पाई का वैल्यू डालने वाला हूं। ऐसा क्यों किया है मैंने, बड़ा सिंपल आंसर है इसका। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 7 करके नंबर दिख रहा है आप लोग को, तो चीजें आसान हो सकती है, क्योंकि पाई का वैल्यू अगर मैंने 22/7 डाल दिया तो आप लोग देख सकते हो 7 and 7 हैव द पोटेंशियल टू गेट कैंसल्ड। सिंपल है ना, इसलिए हम लोग ने यहां पे डाल दिया। एंड टेक्स्ट बुक वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। 7 and 7 गेट्स कैंसल्ड, यू गेट 22/5। 22/5 को आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी डेसिमल कन्वर्जन। 5 4s are and 5 4s are, तो 4.4 हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू राइट द फाइनल आंसर बच्चा। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय पेंडुलम इज 4.4 सेंटीमीटर, एंड दैट्स हाउ दिस यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ी चिंदी क्वेश्चन है ना बच्चों। चलो, 4th क्वेश्चन हो गया है। लेट्स गो फॉर द 5th क्वेश्चन ओवर हियर। ये है two arcs of the same lengths subtend angles of 60 degree and 75 degree at the centers of the two circles. What is the ratio of the radii of the two circles? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड चुटकी भर में हो जाता है, बट आप लोग को कुछ चीजें हैं जो खटकेगी, वो आप लोग के डाउट पूछने सोचने से पहले मैं आप लोग का वो डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि 2 आर्क है बच्चों आप लोग के पास, and 2 arcs of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree. अब इसका मतलब बच्चों आप लोग के पास 2 आर्क है, एंड वो 2 आर्क के डिग्रीज देके रखा है, थीटा देके रखा है। तो एक है 60 डिग्री वाला जिसको हम θ1 बोल सकते हैं, एंड एक है 75 डिग्री जिसको हम θ2 बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। उसके बाद में उन्होंने बोला एट द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। मतलब जाहिर सी बात है θ1 θ2 जैसे 2 अलग अलग आर्क के 2 थीटा है, वैसे 2 अलग अलग आर्क के 2 अलग अलग रेडियाई भी होंगे, एक होगा R1 और एक होगा R2। तो उन्होंने हमसे रेडियाई का रेशियो निकालने बोला, मतलब R1/R2 निकालने को बोला। अब इस चीज को समझाने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास θ1 है, मेरे पास θ2 है, R1 और R2 निकालना है, तो क्या यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। बड़ा फॉर्मूला यूज करने से पहले अगर आप लोग देखोगे उन्होंने क्या लिखा है बच्चों, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स। तो दोनों भी आर्क का लेंथ सेम है, दोनों भी आर्क का लेंथ जो है वो सेम है। मतलब मैं लिख सकता हूं S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। अब S1 इज इक्वल टू S2 है, एंड S1 का फॉर्मूला भी हमें पता है, S2 का भी फॉर्मूला पता है। तो S1 इज इक्वल टू S2 मतलब क्या हो जाएगा, R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। सिंपल है। अब इन्होंने हमसे मांगा है फॉर्मूला किसका बच्चा, रेडियाई का रेशियो, मतलब R1/R2 मांगा है। तो R1/R2 कितना हो जाएगा बच्चा, θ1/θ2 नहीं होगा। सोचो बच्चों, R1/R2 विल बिकम θ2/θ1। वेरी 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 सिंपल, राइट ना बच्चा। अब यहां पे θ2/θ1, तो θ2 है आपका 75 डिग्री और θ1 है आपका 60 डिग्री। इसको बच्चों क्या करो, कैंसलेशंस करो, 15 5 are 75, 15 4 are 60। तो R1/R2 आप लोग को 5/4 मिलेगा, एंड दैट्स हाउ यू फाइनली राइट द आंसर। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स इज 5:4, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपके 2 इंपॉर्टेंट डाउट्स यहां पे आ सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के पीछे सर 4:5 लिख के रखा है, आप तो 5:4 बोल रहे हैं, ये क्या है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, टाइपिंग एरर्स होते हैं, आंसर 5:4 ही होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा यहां पे कि R1/R2 का 5/4 मिला, वो तो ठीक है सर, बट आपने ही बोला था कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिग्रीज में नहीं होगा, रेडियंस में होगा। तो आपने यहां पे डिग्रीज में रखकर ऐसे क्यों किया। बड़ा सिंपल आंसर है इसका कि यहां पे डिग्रीज में रखने के वजह से, रेशियो मांगने के वजह से आपको यहां पे रेडियंस में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो करके देखो सेम आंसर आएगा। कैसे, ऊपर देखो 75 डिग्रीज है, तो उसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180, एंड नीचे भी 60 डिग्री को वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, वैसे भी वो कैंसिल ही होगा। सो
जब रेशियो की बात आती है देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग, बिकॉज कन्वर्ट करो या ना करो आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले, सो देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन। अगर रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं होता तो कन्वर्जन वाज रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो एरिया ऑफ अ सेक्टर में हम लोग आने वाले हैं शायद से अभी, तो जरा ध्यान से देखो। द एरिया ऑफ अ सर्कल देके रखा है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of the corresponding sector. Yes, यहां पे आपको length of the arc मतलब S भी निकालने बोला है and area of the corresponding sector मतलब A भी निकालने बोला है and कुछ देके रखा है। area of a circle देके रखा है बच्चा 25 पाई, बट सभी लोगों को पता है बच्चों की एरिया ऑफ अ सर्कल का तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देयरफॉर इट विल बिकम पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड, तो आपको यहां पे मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिलेगा। -5 तो चलेगा नहीं बिकॉज दिस इज अ डायमेंशन। तो आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमारा थोड़ा सा टेंशन कम हो गया बिकॉज रेडियस होना ही चाहिए हर फॉर्मूला में। अब यहां पे सबसे पहला थीटा का वैल्यू 144 डिग्री दिया है, चलेगा नहीं क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस। तो 144 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 144 एंड 180 शायद 12 के टेबल में जाता है, तो आप लोग 36 भी जाता है शायद से, ट्राई करके देखो बच्चों। तो यहां पे आप लोग को मिलेगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 5, 36 के टेबल में ही गया। 36 4s आर 144, 36 5s आर 180। तो यहां पे 4 पाई अपॉन 5 रेडियंस में आप लोग को आंसर मिला। बड़ा सिंपल टॉपिक था। अब यहां पे जो रेडियंस में आप लोग को आंसर मिला है बच्चों, इसके बाद में हम लोग को फाइंड करने बोला लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पे आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा का वैल्यू 4 पाई अपॉन 5 है। 5 and 5 विल गेट कैंसल्ड एंड आपको यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर मिल भी गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप लोग ने यहाँ पे s का वैल्यू ऑलरेडी निकाल दिया 4 पाई सेंटीमीटर। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर। अब बच्चों एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर के आपके पास दो फॉर्मूला है, या तो आप हाफ आर स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिलेशन ऑफ ए एंड एस भी निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला से ट्राई करके देखो, दोनों आंसर में सेम आता है कि नहीं चेक करके देखो, आंसर तो सेम ही आना है, यू कैन ट्राई इट आउट। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा यूज किया। आप चाहो तो हाफ इंटू आर इंटू एस भी ट्राई करके देखो, सेम मिलेगा। ओके, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, तो आर मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय थीटा का वैल्यू 4 पाई अपॉन 5 है। 5 and 5 विल गेट कैंसल्ड, 2 and 4 विल गेट कैंसल्ड, 2 into 5 10 होता है, तो यहां पे आपको 10 पाई मिलेगा, बट एरिया होने के वजह से इट विल नॉट बी सेंटीमीटर एनीमोर, इट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड इस हिसाब से आपको s का वैल्यू मिल गया एंड a का वैल्यू मिल गया, एंड यू कैन राइट द लेंथ ऑफ द आर्क इज 4 पाई सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट, चलो लेट्स गो फॉर द अनदर वन। 7th क्वेश्चन है, OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल एट O एंड रेडियस इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर। यहां पे मैं डायग्राम बनाने वाला हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। तो यहां पे बच्चों OAB इज अ सेक्टर बोला है, तो मैंने O, A और B को बनाकर एक सेक्टर बना दिया। उसके बाद में रेडियस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर देकर रखा है, तो मैंने OA एंड OB दोनों को 12 सेंटीमीटर लिख लिया क्योंकि दोनों भी रेडिया है। इफ मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, AOB बोला है बच्चों, AOB तो ऑब्वियसली है कि ऊपर का वैल्यू है 45 डिग्री। उसके बाद में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर पूरा माइनस द ट्रायंगल। मतलब एक तरह से आप लोग बोल सकते हो अंदर वो जो AB करके एक छोटा सा आप लोग को सेगमेंट दिख रहा है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो आपको पहला एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना पड़ेगा एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब फिर आप लोग को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा एंड इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बट प्रॉब्लम यह है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर तो आसानी से मिल जाता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड यहां पे ना आपके पास बेस है ना आपके पास हाइट है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में दिक्कतें हो सकती है। बट ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन 10th में भी था, तो आप लोग को थोड़ा इजी लगना तो चाहिए। लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। यहां पे ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू OB किया है।
अब ऐसा मैंने क्यों किया होगा, जरा सोचो बच्चों, जरा थिंक ऑफ इट कि मैंने अगर यहाँ पे AM परपेंडिकुलर टू OB किया है, ऐसा क्यों किया होगा? सिंपल है, इसके वजह से क्या होता है, ट्रायंगल का मुझे एक हाइट मिलेगा जो कि AM है एंड मुझे बेस मिलेगा जो कि OB है। अब मैंने OB को ही बेस क्यों लिया, क्योंकि OB का वैल्यू मुझे पता था। हाँ, अब अगर कल जाकर आप बोलोगे सर OA को बेस लेते तो चलता है, अब या तो OA को बेस लो नहीं तो OB को बेस लो, बिकॉज इन दोनों के वैल्यूज आपके पास है जो कि 12 सेंटीमीटर। आप AB को बेस नहीं ले सकते बिकॉज AB का वैल्यू पता ही नहीं है। तो यू हैव टू टेक एनी समथिंग, ऐसा आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ऑल्टीट्यूड, ये हाइट है तो आप लोग यहाँ पे बेस का वैल्यू आपके पास पता हो। OB का वैल्यू मुझे पता था 12 सेंटीमीटर है, तो मैंने OB को बेस रखा एंड AM करके एक परपेंडिकुलर बना दिया, वो एक हाइट होगा हमारा। तो अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे AM का वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों, एंड AM का वैल्यू मतलब हाइट का वैल्यू पता होना चाहिए। यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं, जो AM है, पहली बात तो देखो बच्चा, AMO जो है आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AM विल बी इक्वल टू बच्चा OA साइन थीटा। जरा सोचो ना बच्चों, AM जो होगा वो OA साइन थीटा होगा। अब ये सारे चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ये OA साइन थीटा कैसे हो गया? सिंपल है बच्चा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 45 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड मतलब AM अपॉन हाइपोटेनस मतलब OA। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन OA हुआ, तो AM कितना हो जाएगा, OA साइन थीटा। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसा एकदम स्पून फीडिंग करके बोलते थे, बट 11th में नहीं चलेगा, ये सब कुछ चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। सो द ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ने वाले हो। चलो ठीक है, तो AM इज इक्वल टू OA साइन थीटा एंड OA का वैल्यू आपको पता है बच्चों 12 है, एंड साइन थीटा मतलब साइन 45 होगा। साइन 45 इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच बच्चा, सबको पता है, इट्स 1/√2। तो AM इज इक्वल टू 12/√2 हो जाएगा। एंड यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि 12/√2 अगर आपको सॉल्व नहीं करने आता है तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। 12/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2/√2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 12√2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 होगा, विल गिव मी द आंसर है 6√2 करके। तो AM का वैल्यू 6√2 मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पे 45 डिग्री का थियरम नहीं यूज कर सकते थे क्या? 45 आप लोग देख के बच्चों यहाँ पे बताओ मुझे क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। तो बट यहाँ पे AM इज इक्वल टू 6√2 करके मिल गया है, ये मेरा अभी फाइनल आंसर है AM का। तो क्या मैं यहां पे बच्चों 6√2 निकालने के बाद में, AM का वैल्यू निकालने के बाद में एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AOB का सब्ट्रैक्शन अभी कर सकता हूं? जरूर कर सकता हूं। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला था बच्चा हाफ इंटू r² थीटा, माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू AM मल्टीप्लाइड बाय OB। सिंपल है, क्योंकि हाइट AM है और बेस OB है। यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय, वैसे तो हाफ को कॉमन लिया जा सकता था, तो यहां पे मैंने अब तक तो नहीं लिया। r² मतलब बच्चा 12 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 12। थीटा का वैल्यू बच्चा 45 डिग्री है, बट 45 डिग्री नहीं चलेगा बिकॉज फॉर्मूला में डिग्रीज नहीं चलेंगे। तो 45 का स्टैंडर्ड एंगल क्या है बच्चों, सोचो। स्टैंडर्ड एंगल मतलब रेडियंस में कितना होगा, π/4 होगा। सोचो बच्चों, थीटा 45 डिग्री कुड बी रिटन एज π/4 माइनस हाफ इंटू बच्चों AM का वैल्यू हमें अभी मिला 6√2 मल्टीप्लाइड बाय OB एंड OB का वैल्यू है 12। अभी सिर्फ इतना ही करना है आप लोग को एंड आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कैसे करोगे? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट वाला पार्ट जो है उसमें 2 1s are 2 6s are एंड 4 1s are 4 3s are 6 3s are 18 एंड 18 पाई। तो पहला पार्ट जो है उसका आपको आंसर 18 पाई मिलेगा, मैंने डायरेक्ट किया। दूसरे में देखोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 2 1s are 2 6s are 6 6s are 36, तो आपको मिलेगा 36√2 सेंटीमीटर हो गया। तो 18 पाई माइनस 36√2 मिल गया है आप लोग को। तो 18 पाई माइनस 36√2 में से आप 18 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा पाई माइनस 2√2। क्या इसके आगे आप लोग को कुछ करना है? जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल आंसर है बच्चों आपका। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स, सेक्टर एंड द ट्रायंगल, इज 18 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। And this is how you complete this bhayanak question, and it is as simple as that. Okay, going further for the second last question for today. OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ is equal to 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. कुछ समझा नहीं है? चलो डायग्राम में समझते हैं। OPQ is a sector of a circle. तो मैंने O लिया एंड P लिया
एंड क्यू लिया तो ये रहा मेरा सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ओ उन्होंने खुद बोला था। रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो इसलिए ओपी एंड ओक्यू सेम हो जाएगा। इफ मेजर ऑफ एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो मतलब यहां पे ये 30 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क पीक्यू एंड कॉर्ड PQ इन दोनों के बीच में enclosed। Don't you think this question is completely the same like the previous one? Find the area enclosed by the arc PQ and the chord PQ मतलब नीचे का सेगमेंट निकालने बोला है। मतलब भाई ये तो क्वेश्चन फिर से सेम हो गया कि पूरा सेक्टर का एरिया निकालो और ट्रायंगल का एरिया निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म हो गया। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आप लोग ने खुद करना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करें एंड करने के बाद खुद ट्राई करें एंड देन इफ यू डोंट गेट द आंसर और यू गेट द आंसर व्हाटएवर इट इज यू कैन चेक दिस आंसर एंड क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स एज वेल। लेट्स सी यहां पे बच्चों ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू OQ फिर से सेम टू सेम बना दिया है। तो आपको सबको पता है बच्चा इस बार आपका जो PM होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा OP मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा जो देगा OP मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 एंड OP का वैल्यू 15 है। साइन 30 हाफ होता है बच्चों इसलिए आप लोग को 15/2 मिलेगा विच विल इवेंचुअली लीड टू द आंसर है 7.5। अब चाहो तो आप 7.5 लिख सकते थे, मैंने फ्रैक्शन में रखा है ताकि शायद से मल्टीप्लिकेशन के टाइम थोड़ा इजी हो सकता है इसीलिए फिलहाल ऐसे रहने दो। अब PM का वैल्यू मिलने के बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको निकालना पड़ेगा OPQ पूरा सेक्टर, उसमें से ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा तब जाकर ही तो वह अंदर का पार्ट शेडेड मिल जाएगा। चलो ठीक है तो यहां पे हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू PM मल्टीप्लाइड बाय OQ। यहां पे फिर से देख सकते हो हाफ मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर है बच्चों। तो R स्क्वायर मतलब कितना मिला था, रेडियस 15 था तो 15 इंटू 15 हो जाएगा। एंड थीटा का वैल्यू बच्चों 30 डिग्री ना डाल के आए, 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि 30 डिग्री इज ऑलवेज π/6 तो यहां पे हो जाएगा π/6 माइनस हाफ इंटू PM का वैल्यू कितना है बच्चों, अभी मिला है 15/2 एंड OQ का वैल्यू कितना है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब 15। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इसके बाद आप लोग का क्या होगा, जरा आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाफ कॉमन है, उधर भी हाफ है, इधर 15 है, उधर भी 15 है, इधर और एक 15 है, उधर और एक 15 है। भाई हाफ 15 और 15 ये सब जगह पे सेम है तो 15 दा 225 तो 225/2 को तो मैं कॉमन ही ले सकता हूं। तो हाफ गया 15 गया बचा कौन सा π/6 एंड इधर से हाफ गया 15 गया बचा कौन सा 1/2 तो यहाँ पे -1/2 बस खत्म। अब यहाँ पे 225/2 को वैसे ही रखो बट हम लोग देख सकते हैं बच्चा 225/2 को मैंने वैसे ही रखा था बट मैंने बाद में देखा π/6 एंड -1/2 में भी अगर हम लोग देखने जाएंगे तो उसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यस देयर इज अ कॉमन फैक्टर बट अगर आप लोग को कॉमन फैक्टर निकालने को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने 1/2 दोनों में से कॉमन निकाला। π/6 में भी से 1/2 निकल सकता है एंड 1/2 से भी 1/2 निकल सकता है। अगर आप लोग को वैसा नहीं जमता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करें, डायरेक्टली चलेगा। बट मैंने यहाँ पे 1/2 दोनों में से कॉमन निकाला, ऑलरेडी 2 था तो वो 4 बन गया, सिंपल। यहां पे π/3 बचेगा एंड हाफ में से हाफ ही निकाल दो बच्चों तो 1 बचेगा तो π/3 -1 सिंपल। एंड यू कैन सी बच्चा दिस इज द फाइनल आंसर। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड PQ इज 225/4 π/3 -1 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ क्वेश्चन लगता है, सॉल्यूशन तो उससे भी डेंजरस। तो ये आपका फाइनल आंसर है and it is as simple as that. So let's move on for the last question for today guys, exercise 1.2 का question number 9 and ये बड़ा simple सा question है। The perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter. Find the area of the sector. इसका मतलब है कि अगर हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे तो भी सिंपल है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पहला सेक्टर बोला है तो क्यों ना एक सेक्टर निकाला जाए। मैंने यहाँ पे OAB करके सेक्टर बोला है तो यहां पे उन्होंने पेरीमीटर बोला है बच्चों एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया देखे रखा है तो एरिया ऑफ द सर्कल दिया है 25 पाई। अब फिलहाल के लिए फोकस करते हैं सिर्फ एरिया पे। सभी लोगों को पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल 25 पाई होगा तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। तो πr² इज इक्वल टू 25 पाई। ऐसा एक क्वेश्चन अब भी हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले किया था। पाई गेट्स कैंसल्ड, r² 25 होगा तो r का वैल्यू मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर मिलते ही मैंने वहां पे रेडियस लिख लिया OA एंड OB 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। बच्चा पेरीमीटर का मतलब समझते हो, पेरीमीटर मतलब सारे बाउंड्रीज का एडिशन।
यहाँ पे सेक्टर OAB जो दिख रहा है उसका पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर विल बी नथिंग बट लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ OB प्लस लेंथ ऑफ द आर्क AB। OA, OB और आर्क AB ये सारे चीजें ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनेगा, काम खत्म, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब मजे की बात है कि लेंथ ऑफ OA आपको पता चल गया 5 है, लेंथ ऑफ OB पता चल गया 5 है, तो लेंथ ऑफ आर्क AB निकालना क्या बड़ी बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन तो है। 5 + 5 बिकम्स 10, उधर जाएगा तो -10, तो लेंथ ऑफ आर्क AB विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या इन्होंने हमसे लेंथ ऑफ द आर्क निकालने को बोला था क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं निकालने बोला था, इसलिए यहां पे फिलहाल के लिए तो लेंथ ऑफ आर्क AB 10 सेंटीमीटर मिला है। तो उन्होंने हमसे मांगा था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आप सोच में पड़ रहे होंगे, अरे एरिया ऑफ द सेक्टर बोला है तो आपने ये सब निकाला ही क्यों, रेडियस देके रखा था काम खत्म हो जाता। बिल्कुल नहीं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों स्टार्टिंग में ही कि एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने के लिए आपको हाफ इंटू r² थीटा चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में थीटा ही नहीं है, तो थीटा ही नहीं है बच्चों, तो आप कैसे निकाल पाते? सो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व, इसलिए आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी आपको नहीं लगता बच्चा लेंथ ऑफ द आर्क मिलने के बाद आप एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं विद द रिलेशन ऑफ A and L? Yes, the area of a sector was equal to half multiplied by S into R। तो यहाँ पे हाफ इंटू RS हो जाएगा, तो हाफ इंटू RS हो जाएगा, तो सबको पता है कि दैट विल बिकम कितना, हाफ मल्टीप्लाइड बाय R कितना है आपका 5 है, एंड आपका S जो है बच्चों वो कितना मिला आप लोग को 10 है, काम खत्म। 2 1 2 5 5 इंटू 5 होता है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट योर फाइनल आंसर विल बी। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन इजी था, सिर्फ एक रिलेशन बताने के लिए क्वेश्चन बनाया गया था कि कैसे अगर आप लोग को थीटा न देकर भी आप लोग एक रिलेशन से एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम इसके जैसा ही है, खुद ट्राई करके देखना, थोड़े वैल्यूज चेंज है, दैट्स इट। तो मुझे लगता है आप लोग को पूरा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का टॉपिक समझ में आ गया है, एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बट इसको अच्छी तरह से करना बिकॉज इट विल सर्व एज द फंडामेंटल फॉर एवरी अदर चैप्टर्स टू कम फॉरवर्ड। ओके, इसी के साथ मैथ्स 1 का हम लोग टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों विद नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।